नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप 4 साल बाद फिर से राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही अमेरिका की जांच एजेंसी FBI की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है। FBI ने बताया है कि चुनाव अभियान में डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की साजिश ईरान की तरफ से रची गई थी। वैसे तो ट्रंप पर चुनाव के दौरान 2 बार हमला हुआ था, लेकिन तीसरा हमला जो नहीं हो सका उसे FBI ने विदेशी साजिश करार दिया है। FBI ने ट्रंप की जान लेने की साजिश के तार ईरान से जोड़े हैं। तो क्या ईरान ने रची ट्रंप की जान लेने की साजिश? FBI के इसी खुलासे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने किया पलटवार। पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, 25 की गई जान। और चलते चलते में बात करेंगे डिजिटल शादी की। और अब बात FBI के बड़े खुलासे की। क्या डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है ईरान? डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 से लेकर 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए थे। ऐसे में ट्रंप का एक बार फिर से राष्ट्रपति बनना ईरान की चिंता का कारण बताया जा रहा है। इस बीच अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने बड़ा खुलासा किया। उसकी तरफ से दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की साजिश ईरान की तरफ से रची गई थी। FBI ने बताया है कि इसके लिए फरजाद शकरी नाम के व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शकीरी अफगानी नागरिक है जो बचपन में अमेरिका में आकर बस गया था, लेकिन डकैती के लिए 14 साल जेल में बिताने के बाद उसे निर्वासित कर दिया गया था। अब वो सुपारी किलर का काम करने लगा है। इस काम के लिए वो तेहरान की मदद से भर्ती किए गए बदमाशों का एक नेटवर्क चलाता है। शकीरी से कहा गया था कि वो मौका मिलते ही डोनाल्ड ट्रंप की जान ले ले। इस मामले में फरहाद शकीरी, कार्लेस्ले रिवेरा और जोनाथन लोडहोल्ट पर मामला दर्ज किया गया है। FBI ने बताया कि पूरे काम के लिए शकीरी को $5 लाख की पेशकश ईरान की तरफ से की गई थी। साजिश अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले की गई थी, जो 4 दिन पहले ही खत्म हुए हैं। मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में दायर एक आपराधिक शिकायत में इस दावे की पुष्टि की गई। बताया गया है कि ईरान के पैरामिलिट्री रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक अज्ञात अधिकारी ने सितंबर महीने में एक व्यक्ति से डोनाल्ड ट्रंप की निगरानी करने को कहा था। साथ ही मौका मिलने पर ट्रंप की जान लेने के भी निर्देश दिए गए थे। ईरान के अधिकारी ने फरजाद शकीरी से कहा था कि अगर वो 7 दिन की तय सीमा में ट्रंप की जान लेने की साजिश को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाता है, तो ईरान अपनी इस योजना को अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के खत्म होने के बाद तक के लिए टाल देगा। क्योंकि अधिकारी को विश्वास था कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार निश्चित है और चुनाव के बाद उनकी जान लेना ज्यादा आसान होगा। डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश में शामिल फरजाद शकीरी ने FBI को बताया कि उसे ईरानी अधिकारी ने जैसा निर्देशित किया था, वो उस पर काम करने को तैयार नहीं था। वो 7 दिन में ट्रंप पर हमले का प्लान बनाने की इच्छा नहीं रखता था, इसलिए उसने कोई प्लान तैयार नहीं किया और ना ही इसे लागू करने की कोशिश की। इस खुलासे के बाद ईरान की ओर से डोनाल्ड ट्रंप समेत दूसरे अमेरिकी सरकारी अधिकारियों को अमेरिकी धरती पर ही निशाना बनाया जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। वैसे बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को बड़े मार्जिन से हरा दिया। आपको यह भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में चुनावी रैली के दौरान फायरिंग हुई थी। इसमें एक गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। इस घटना के करीब 64 दिन बाद एक बार फिर से उन पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई। उस वक्त ट्रंप फ्लोरिडा में पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में मौजूद थे। इन दोनों हमलों का फायदा ट्रंप को मिला और उन्होंने पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा दोनों ही राज्यों में जीत हासिल की। और इन राज्यों में मिली जीत के सहारे ही ट्रंप ने कमला हैरिस को राष्ट्रपति चुनाव में आसानी से हरा दिया। पेंसिल्वेनिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 19 वोट है, तो फ्लोरिडा में 30 वोट है, जिन्होंने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में जीत दिलाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में पासा पलटता दिखाई देने लगा है। इजराइल कई मोर्चे पर फंस गया है और अब हिजबुल्लाह की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने लेबनान से मध्य और उत्तरी इजराइल पर एक के बाद एक करीब 5 रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल के 5 बड़े शहरों में सायरन बजना शुरू हो गया। इजरायली सेना का दावा है कि उसने रॉकेट को रोक दिया था, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, उसमें एक रॉकेट शहर के गलीली में गिरा, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। सरकारी कान टीवी न्यूज के मुताबिक जो एक रॉकेट उत्तरी इजराइल में गिरा, उससे बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। वहीं एक घर भी इस हमले में गिर गया। शिन्हुआ ने बताया कि हिजबुल्लाह की ओर से इस मामले की कोई पुष्टि नहीं की गई है। तो दूसरी तरफ इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया। लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटों में
देश भर में छापेमारी में 53 लोगों की जान ले ली। लेबनान में इजरायली हमलों का शिकार संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी यूएनएफआईएल के सैनिक भी बन गए। हवाई हमलों में यूनाइटेड नेशन के बैनर तले काम कर रहे 6 मलेशियाई शांति सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि मध्य लेबनान के शहर सिडोन के उत्तर में एक वाहन पर इजरायली हमला हुआ, जिसमें यूएनएफआईएल के सैनिक सवार थे। इस बीच अमेरिकी चुनाव के परिणाम का भी इस लड़ाई पर असर दिखाई देने लगा है। कतर में हमास के कई बड़े नेता शरण लिए हुए हैं और अब कतर ने अमेरिका के दबाव में हमास के सभी नेताओं को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि हमास एक आतंकवादी समूह है जिसने अमेरिका के नागरिकों की जान ली है और उन्हें बंधक बनाया है। इसके अलावा बंधकों को रिहा करने के प्रस्ताव को भी बार बार अस्वीकार किया है। ऐसे में इसके नेताओं का अब किसी भी अमेरिकी साझेदार की राजधानियों में स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। हमास के नेताओं को कतर से कब निर्वासित किया जाएगा और वे कहां जाएंगे, ये स्पष्ट नहीं है। एक अमेरिकी अधिकारी ने सीएनएन को बताया कि हमास को देश छोड़ने के लिए अधिक समय नहीं दिया गया है। माना जा रहा है कि वो तुर्की जा सकते हैं। और अब अगली खबर में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस समय कई परेशानियों से घिरा हुआ है। इस बीच पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा रेलवे स्टेशन में शनिवार को बड़ा धमाका हो गया। इस धमाके में 26 लोगों की जान चली गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायलों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। मौके पर बम निरोधक दस्ता और स्थानीय पुलिस की टीम पहुंच गई है। मामले की जांच की जा रही है। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। क्वेटा के सिविल अस्पताल में इमरजेंसी लागू कर दी गई। अतिरिक्त डॉक्टरों व सहायक कर्मचारियों को घायलों के इलाज के लिए बुला लिया गया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि घायलों में से कई की हालत गंभीर होने के कारण विस्फोट से मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन मोहम्मद बलुच ने बताया कि यह विस्फोट रेलवे स्टेशन के अंदर उस समय हुआ जब पेशावर जाने वाली एक्सप्रेस अपने स्टेशन से छूटने वाली थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी मानवता के दुश्मन हैं। उन्होंने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया है। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाने का संकल्प दोहराया। तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने भी प्रांत से आतंकवाद के संकट को खत्म करने का संकल्प दोहराया है। और अब चलते चलते में बात करेंगे डिजिटल मैरिज की। जी हाँ, अब तक आपने बिग फैट इंडियन वेडिंग, कोर्ट मैरिज, मंदिर में शादी ये तो सुना होगा, लेकिन पहली बार डिजिटल मैरिज की चर्चा तेज है। हिंदुस्तान की एक महिला ने ऑनलाइन शादी की है। दूल्हा तुर्की में था और दुल्हन हिमाचल के मंडी में। दरअसल शख्स तुर्की की एक कंपनी में काम करता है और जब उसने अपनी शादी के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी मांगी तो उसके बॉस ने साफ मना कर दिया। दूल्हे के परिवार के लोगों ने बताया कि दुल्हन के दादा काफी बीमार चल रहे थे। उनकी इच्छा थी कि ये शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। ऐसे में दूल्हे और दुल्हन के परिवार के सदस्यों ने वर्चुअल निकाह के लिए हामी भर दी, जिसके बाद बारात बिलासपुर के मंडी पहुंच गई। दूल्हा दुल्हन वीडियो कॉल के जरिए जुड़े और काजी ने दोनों के बीच 3 बार कबूल है कहकर रस्में पूरी कराई। यानी दोनों का डिजिटल निकाह हो गया। दोनों परिवार इस निकाह से बेहद खुश है। उन्होंने कहा कि तकनीक ने दूरियों को कम करके नजदीकियों में तब्दील कर दिया है। इसमें उन्हें किसी तरह का खास इंतजाम भी नहीं करना पड़ा, साथ ही ज्यादा खर्च भी बच गया। यानी आज की तारीख में वर्चुअल मैरिज को भी एक अच्छे ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। हर बीतते दिन के साथ विकसित हो रही टेक्नोलॉजी ने शादियों के खर्च से लेकर छुट्टियों की दिक्कत तक की सभी समस्याओं को हल कर दिया है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।